मैं आलोक रमन आप सभी का अपने सीटेड क्लास और ऑनलाइन सीटेड क्लास राजश्री रमन चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं कि आप सब मेरे क्लास में आए और निश्चित तौर पर इस क्लास में आने के बाद आपको सीटेड में सफलता मिलेगी। ये मूल रूप से समझिए हमारा विश्वास भी है और हमारी तरफ से सफलता की गारंटी भी है कि मैं आलोक रमन सीटेट के माध्यम से, सीटेट की बारीकी के माध्यम से हर एक बिंदु से मैं आपको अवगत कराऊंगा और मेरा प्रयास होगा कि निश्चित तौर पर आपको मैं सफलता की ओर ले जाऊं। तो पिछला जो क्लास हमारा था, जो पिछला लेक्चर था, उसमें मैंने हिंदी शिक्षण पढ़ाया था और हिंदी शिक्षण के रूप में आप सबों के बीच मैं हिंदी से संबंधित भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को लेकर आया था। आज मैं उसी कड़ी से आगे बढ़ूंगा। ये सीटेट का एक महत्वपूर्ण बिंदु है और निश्चित तौर पर समझिए कि हिंदी शिक्षण में इन बिंदु से प्रश्न विशेष आते ही हैं और इस पर व्यवस्थित पकड़ आपको बनानी है। आप सब जानते हो कि प्रति वर्ष पूरे हिंदुस्तान से लगभग 28 लाख बच्चे सीटेट में बैठते हैं, लेकिन उसमें से क्वालिफाई कितने होते हैं? मात्र 2 लाख, सिर्फ 2 लाख होते हैं। बाकी के बचे 26 लाख बच्चे सीटेट की रेस में फिर अगले साल भी आ जाते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा भी प्रयास होगा और मेरे क्लास से जुड़े हुए आप सभी का भी ये प्रयास होना चाहिए कि दोबारा फिर से हम 28 लाख की रेस में नहीं शामिल हों, अपितु पहले प्रयास में ही हम उस 2 लाख की रेस में शामिल हों। तो इसी उद्देश्य को लेते हुए मैं अपने सीटेट क्लास के इस अगली कड़ी में हिंदी शिक्षण के रूप में भाषा शिक्षण के सिद्धांत को लेकर आया हूँ और मेरा प्रयास रहता है कि प्रत्येक बिंदु विशेष को मैं उदाहरण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूँ। वैसे सीटेट क्लास आपने बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब पर भी मिलते होंगे, ऑफलाइन भी मिलते होंगे, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं सबसे अलग करूँ, थोड़ा अलग करूँ, यानी उदाहरण को मैं संपूर्ण करूँ। सीटेट में बच्चे तभी बेहतर ढंग से साइकोलॉजी के प्रश्नों को हल कर सकते हैं जब उसके उदाहरणों को वो बारीकी से समझ ले। और मेरा प्रयास रहता है और मेरा प्रयास आगे भी रहेगा कि मैं आप सबों को जिस भी बिंदु विशेष को समझाऊं, उदाहरण के साथ उसे प्रस्तुत करूं ताकि आपकी समझ विकसित हो जाए। तो आज हम इसी बिंदु विशेष को भाषा अर्जन और अधिगम से आगे बढ़ते हुए आज हम भाषा शिक्षण के सिद्धांत की ओर आएंगे। यानी भाषा शिक्षण का सिद्धांत ये एक ऐसा बिंदु है जो ये इंगित करता है कि एक भाषा शिक्षक जब कक्ष में शिक्षण कर लिए जाएगा, यानी इस कार्य के लिए जब जाएगा, तो उस अंतःक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चों के साथ जब वो रूबरू होगा, अंतर किया करेगा, तो उस परिस्थिति में भाषा का शिक्षण कैसे करे, किन सिद्धांतों का अनुसरण करे, आज उसी की चर्चा करनी है। तो एक भाषा शिक्षक निश्चित तौर पर वर्ग कक्ष में जाता है तो भाषा शिक्षक ही नहीं, किसी भी विषय के शिक्षक को आप जोड़ लो, वर्ग कक्ष में जाने के बाद जब तक सैद्धांतिक तौर पर तैयार नहीं होगा, इन सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करेगा, तब तक शिक्षण करना बेहतर नहीं होगा। अब शिक्षण हम जब करते हैं आपके साथ ही, अभी आपके साथ मैं अंतःक्रिया कर रहा हूँ ऑनलाइन माध्यम से, लेकिन हमारा प्रयास क्या होगा कि मैं अधिक से अधिक आपको मोटिवेट करूं, अभिप्रेरित करूं, आपकी रुचि को बढ़ाऊं। आपकी रुचि तभी बढ़ेगी जब आपकी रुचि के अनुरूप मैं ज्ञान दूं। वही चीज शिक्षण का स्वरूप है। एक शिक्षक के क्लास में बच्चे तभी रुचि लेंगे, तभी अभिप्रेरित उनके क्लास में होंगे जब उनकी इच्छा के अनुसार ज्ञान दिया जाएगा। अब उसी बिंदु विशेष को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो पहला शिक्षण सिद्धांत कहता है कि साहचर्य के माध्यम से बच्चों को भाषा सिखानी चाहिए। एक शिक्षक यदि भाषा शिक्षण कर रहा है तो भाषा शिक्षण के दौरान हमेशा शिक्षक ये प्रयास करे कि वो साहचर्य विधि का अनुसरण करे, साहचर्य सिद्धांतों का अनुबंधन का करे। अब आप ये समझते होंगे कि ये साहचर्य तो गणित में चलता है, आखिर यहाँ साहचर्य क्या है, ये अनुबंधन क्या है? तो इसको व्यवस्थित तौर पर समझने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि आपने निश्चित तौर पर बीएड के दौरान बीएफ स्किनर का नाम सुना होगा। बीएफ स्किनर, ये बीएफ स्किनर ये एक मनोवैज्ञानिक हैं और इनका सिद्धांत आया है पुनर्वलन का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के माध्यम से बीएफ स्किनर ने भाषा पर भी काम किया है। और भाषा पर कार्य करने के दौरान बीएफ स्किनर ने बताया
कि बच्चों को भाषा तभी सिखाई जा सकती है जब प्राथमिक कक्षा के स्तर के बच्चों के साथ साहचर्य विधि का अनुसरण किया जाए। यानी साहचर्य से तात्पर्य है कि वर्ण के साथ शब्द प्रस्तुत किए जाएं और शब्द के साथ उसके मूर्त स्वरूप प्रस्तुत किए जाएं। यानी जैसे देखिए अभी किस चीज़ का टाइम आ गया है, बिहार में, मैं बिहार से हूँ इसीलिए मैं बिहार की बात करता हूँ कि बिहार का जो परिदृश्य है इस क्षेत्र में देखिएगा तो हमारे राज्य बिहार में अभी का जो मानसूनी समय है ये आम का समय है। अब बच्चे को आप आम की अवधारणा समझा रहे हो, आम को बता रहे हो, तो बच्चे आम के बारे में कैसे जानेंगे? तो आप देखिए अ से आ बढ़ाना है, अर्थात वर्णाक्षरों को पहले समझाना है, वर्णाक्षर के माध्यम से बनने वाले शब्दों को समझाना है, फिर चित्रों को दिखाना है, यही साहचर्य है। यानी वी.एफ. स्किनर महोदय इस माध्यम से कहते हैं कि भाषा शिक्षण कैसे किया जाना चाहिए। तो स्किनर कहते हैं कि जैसे अभी वर्तमान समय में बिहार का माहौल है, यहाँ फलों के रूप में लोग आम का सेवन कर रहे हैं, तो क्यों बच्चे को अब आम के बारे में बताना है? तो पहले हम अ आ जो सिखाते हैं उसी अ आ के आधार पर हम बच्चों को क्या दिखाएंगे कि एक होता है आ। जैसे बच्चों को अ से अनार सिखाया जाता है वैसे ही आ से आम सिखाया जाता है। तो बच्चों को क्या कहेंगे? ये है आ। बच्चे इसे देखेंगे तब बच्चे को क्या कहेंगे? इससे बनने वाला शब्द क्या होता है? तो आम। यानी पूरा अ आ का वर्ण अक्षर हम दिखाएंगे, उसमें अ आ य र ल प फ ब म सब आएगा। यानी आ और मो शब्द आया, आ से बनाया हमने क्या? आम। और आम के बाद हमने क्या किया? तो बच्चों को एक आम हमने दिखा दिया। अब तस्वीर सामने आ गई आम की। अब देखिए बच्चा क्या है, तस्वीर देखेगा तो मूर्त स्वरूप आ गया, साथ साथ वर्ण पहचान के शब्द को भी जान लेगा कि ये होता है आम, ऐसे लिखा जाता है आम, इस वर्ण से शुरुआत होती है आम की। यानी बालक क्या समझ रहा है? बालक वास्तविक तौर पर मूर्त रूपों में साहचर्य के माध्यम से आम की अवधारणा को समझ रहा है, आम नामक एक शब्द को सीख गया है। अर्थात भाषा शिक्षक को इसी चीज़ों का सहारा लेना चाहिए, इसी सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए कि एक प्राथमिक कक्षा का जो बच्चा होगा वो निश्चित तौर पर शुरुआती समय में अमूर्त रूप से किसी चीज़ को नहीं सीख पाएगा। अब उसे सिखाने के लिए हमें मूर्तता का स्वरूप लाना होगा, मूर्त रूप में उसे प्रस्तुत करना होगा। तो मूर्त तभी प्रस्तुत होगा जब आम को ला करके आम के शब्द भी लिखें, अर्थात आम लिखें, और आम से किस वर्णों से आम का उच्चारण हो रहा है हम उसे भी लिखने का काम करें, जिसके कारण बालक में साहचर्य के माध्यम से उसका ज्ञान विकसित हो जाए। जैसे ये है श्यामपट्ट, ये व्हाइट बोर्ड है, इसे हम प्रयोग करते हैं अधिगम कराने के दौरान, शिक्षण करने के दौरान, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। अब बच्चे इस श्यामपट्ट को कैसे पहचानेंगे? तो हम इसकी तस्वीर दिखाएंगे, साथ साथ क्या लिख देंगे? तालव्य श, यानी तालव्य स से इसकी शुरुआत हो रही है, ये वर्णाक्षर आ रहा है, और पूरा नाम लिख देंगे श्यामपट्ट, और श्यामपट्ट की एक तस्वीर बच्चों को दिखा देंगे। अब बालक इस अक्षर के साथ साथ बनने वाले शब्दों को भी पहचान गया है और इसे भी जान गया है। यानी वी.एफ. स्किनर महोदय कहते हैं कि भाषा शिक्षक को चाहिए कि जब भाषा शिक्षण करे तो जिन चीज़ों के बारे में वो ज्ञान कराए, जिन शब्दों को वो सिखाए, उससे संबंधित मूर्त रूप भी प्रस्तुत करे, जिसका वास्तविक उदाहरण मिलेगा आपको प्राथमिक कक्षा के बच्चों की पुस्तकें। उस पुस्तक के ऊपर आप देखना कि जितने भी अक्षर लिखे होते हैं उससे बनने वाले शब्द और शब्द के चित्र भी बने होते हैं। यानी ये साहचर्य के माध्यम से ज्ञान देने का काम किया जा रहा है और एक भाषा शिक्षक को ऐसे ही ज्ञान देना चाहिए। अब दूसरे बिंदु विशेष की ओर हम चले आएंगे, जिसका नाम है अनुकरण का सिद्धांत। अब अनुकरण का सिद्धांत कहता है कि भाषा अनुकरण के द्वारा भी सीखी जाती है। इसका भी प्रतिपादन वी.एफ. स्किनर ने ही किया है। स्किनर महोदय ने कहा कि भाषा सीखने में अनुकरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन यहाँ पर एक बिंदु याद कर लेना आप कि इसी अनुकरण का विरोध किया है चॉम्स्की ने। अब सीटेट में प्रश्न यहाँ आ सकता है कि वी.एफ. स्किनर ने अनुकरण द्वारा सीखने पर जोर दिया है, परंतु वी.एफ. स्किनर के इस सिद्धांत का प्रबल विरोध किसने किया? आपका जवाब होगा चॉम्स्की। चॉम्स्की महोदय कहते हैं कि अनुकरण के द्वारा भाषा नहीं सीखी जाती है, लेकिन वी.एफ. स्किनर कहते हैं कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। यानी भाषा सीखने के लिए अनुकरण करना होगा। अब इसके लिए उदाहरण के तौर पर ये कहते हैं कि समाज को आप देखिए, परिवेश को आप देखिए,
अपने इर्द गिर्द के आस पड़ोस माहौल को देखिए, वहाँ पर जैसे शब्द बोले जाते हैं बच्चे उसी को आत्मसात कर लेंगे और उसी का प्रस्तुतिकरण करते हैं। अब इसको सामान्य अर्थों में समझिए कि आपके घर में कोई गाली गलौज नहीं करते हैं, लेकिन आपका बच्चा कहीं बाहर से घूम के आता है और घर में आते ही फर्राटेदार गालियाँ पढ़ना शुरू कर देता है। अर्थात आप यदि उसे बातें कह देते हो, लेट से क्यों आए हो, तो आप पर झिझकते हुए आपको गालियाँ पढ़ देता है। आखिर ये गालियाँ पढ़ता कैसे है? तो स्किनर कहते हैं क्योंकि बालक अनुकरण कर लिया है बाह्य परिवेश में जाने के बाद, इसीलिए बच्चा उन चीज़ों को बोल रहा है जिसको आत्मसात उसने अपने परिवार से नहीं किया था। यानी अब इसका अनुसरण करते हुए भाषा ज्ञान कैसे दें? तो भाषा शिक्षक जब भाषा का शिक्षण करने जाएगा तो उसे इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि वर्ग कक्ष में मौजूद बच्चा अनुकरण करता है। अब एक शिक्षक जैसा व्यवहार प्रस्तुत करेंगे, जिन प्रकार से भाषा में शब्दावली का प्रस्तुतिकरण करेंगे, बालक उसी शब्दावली को तो आत्मसात करेगा। यानी वर्ग कक्ष में जाते के साथ हम लोग जैसे बिहार की भाषा में, अंगिका में हम बोलते हैं कि क्लास में मैं जाऊं और जाने के बाद सीधे कहूं अरे छोरा खड़ा हो। अब देखिए वो बच्चे हमसे रूबरू हो रहे हैं तो वो क्या सीखेंगे कि सर आबै छथिन तो कह छथिन हेरे छोरा खड़ा हो। अब देखिए यही बच्चा धीरे धीरे किसी बच्चों को पढ़ाने जाएगा तो क्लास में जाने के बाद यही कहेगा यार छोरा खड़ा हो, एक छोरी खड़ी हो। ये क्या माहौल दिया जा रहा है? ये अनुकरण है जिसे बच्चों ने सीख लिया है। यानी भाषा अनुकरण का सिद्धांत कहता है कि एक शिक्षक को व्यवस्थित शब्दों का प्रस्तुतिकरण वर्ग कक्ष में करनी चाहिए, क्योंकि बालक उसी प्रस्तुत शब्दों का अनुकरण कर लेता है। तो भाषा शिक्षक इस सिद्धांत का अनुसरण करे कि बच्चों के सामने वैसे शब्दावली का प्रस्तुतिकरण करे जिसे बालक सहजता से अनुकृत कर लें और उसका वास्तविक जीवन में प्रयोग करे तो उनका जीवन सफल हो, व्यक्तित्व निखरे, व्यक्तित्व का विकास हो, ना कि नकारात्मक प्रभाव पड़े। तीसरा स्वरूप कहता है अभिप्रेरणा व रुचि का सिद्धांत। अब अभिप्रेरणा से तात्पर्य है कि मोटिवेट करना। अभी स्वाभाविक तौर पर देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि यदि मैं आपके सामने अपने YouTube क्लास को ला रहा हूँ, आपको मेरा क्लास बेहतर लगेगा तो आप देखोगे, अधिक से अधिक जगह शेयर आप करोगे, लाइक्स करोगे। हो सकता है कहीं कमियां रहेंगी तो आप डिसलाइक करोगे, कमेंट उसमें करोगे कि सर क्लास आपका कैसा रहा, या सर आपका क्लास यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर दिखा, ये कमेंट आप दोगे। तो इससे मैं मोटिवेट होऊंगा, मुझे लगेगा कि सुधार करनी चाहिए तो मैं सुधार करूंगा। यदि आपके कमेंट के बल पर मुझे लगेगा कि मेरा क्लास बेहतर है और बच्चे इस पर प्रतिक्रिया बेहतर दे रहे हैं तो मैं और अधिक से अधिक YouTube वीडियोज बना करके आपके इस ग्रुप में, चैनल में डालूंगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सकें। यानी ये क्या किया जा रहा है? मोटिवेट किया जा रहा है। कैसे? हमारी इच्छा के अनुरूप की जा रही है। हमारी आवश्यकता क्या थी? आपका कमेंट मिलना, सकारात्मक कमेंट मिलना, उसके अनुरूप हमें और वीडियो बनाना। अब यही चीज़ तो भाषा शिक्षक भी करेगा। एक भाषा शिक्षक जब वर्ग कक्ष में शिक्षण करना शुरू करेगा तो सबसे पहले वो ये ख्याल करेगा कि बच्चा रुचि किस चीज़ों में लेता है, उसका इंटरेस्ट, उसका रुझान किधर है। अब बालक का जैसा रुझान होगा उसी के अनुरूप उसे ज्ञान देनी चाहिए। अब भाषा सिखानी है तो कहानी कह करके भी आप भाषा सिखा सकते हो, कविता गा करके भी आप भाषा सिखा देते हो। तो अभी यहाँ पर बच्चे की मनोवृत्ति को आपको देखना होगा, एक भाषा शिक्षक को, कि आखिर बच्चा जो मेरे क्लास में बैठा हुआ है वो कहानी सुनना पसंद कर रहा है, या कविता गाना पसंद करता है, या लेख लिखना पसंद करता है, या अंताक्षरी पसंद करता है। ये बालक की रुचि है, उसकी आवश्यकताएं हैं, और उसी को देखते हुए एक शिक्षक को चाहिए कि उसे मोटिवेट कर दे, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करना शुरू करेगा तो बालक व्यवस्थित तौर पर ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देगा। अब देखिए बच्चे की इच्छा पूरी नहीं होगी तो विद्यालय आना ही छोड़ देगा। यानी निश्चित है कि आप बच्चे की रुचि की पूर्ति ही नहीं कर पा रहे हो। अब देखिएगा बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जिनके क्लास में बच्चे आते हैं और बातें करते रहते हैं, उनके क्लास में ध्यान नहीं देते हैं। इसका कारण क्या है कि शिक्षक मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, उस बच्चे को अभी प्रेरित ही नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात एक शिक्षक का उत्तरदायित्व तो क्या होना चाहिए कि हम उसे अभिप्रेरित कर दें। अब अभिप्रेरणा को हम तभी बढ़ाएंगे ना जब उसकी आवश्यकता के अनुरूप हम काम करेंगे। अब देखिए आपको ही मैं अपने घर पे बुला लूं कि मेरे घर पे आइए आप, थोड़ा मुझे कुछ काम है, और काम के लिए आप आ जाओ और आप आए और ऐसे ही मैं आपसे काम करवाऊं कि प्रत्येक दिन मैं आपसे काम करवाऊं,
प्रत्येक दिन मैं आपको बुला लूं और आप 20 किलोमीटर से मेरे घर तक आ जाओ और परिणाम स्वरूप मैं आपको किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं दूं, आप 20 दिन के बाद 21वां दिन आना बंद कर दोगे। और जिस बच्चे को मैं किसी और अन्य बच्चे विशेष को बुलाता हूँगा और उसे कुछ ना कुछ प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ना कुछ इनाम दे देता हूँगा, वो बच्चा रोज़ लगातार आता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अभी प्रेरित हो रहा है, उसकी इच्छा की पूर्ति हो रही है। वही चीज़ यहाँ है कि एक प्राथमिक कक्षा का बालक या उच्च स्तरीय कक्षा का बालक, किसी भी कक्षा के बालक को आप ले लो, आप भाषा यदि उसे सिखाना चाहते हो तो सबसे पहला प्रयास होना चाहिए कि आप उस बच्चे की इच्छा को समझो, उसकी आवश्यकताओं को समझो कि आखिर वो चाहता क्या है और बालक क्या चाहता है। इन इच्छाओं को आप जान लोगे तो अभिप्रेरणा बढ़ाना आसान हो जाएगा। इसके बाद आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी क्रियाशीलता से तात्पर्य है कि एक्टिव करना। अब भाषा शिक्षक को क्या चाहिए कि जब वर्ग कक्ष में वो शिक्षण करेगा तो शिक्षण के समय उसे खुद क्रियाशील होना होगा। अब मैं क्लास में हूं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के दौरान मैं ही एक्टिव नहीं रहूंगा, श्यामपट दिखेगा और मैं कुछ कुछ लिखता सिर्फ चला जाऊंगा, आपको मजा आएगा? नहीं आएगा। आप तभी मेरे क्लास में इंटरेस्टेड रहोगे जब आप मेरे क्लास से खुश हो जाओगे। यानी मैं श्यामपट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेहतर बारीकी से इसमें तस्वीरें बना करके आपको दिखा रहा हूँ, आपकी अवधारणाओं को एकदम से स्पष्ट कर रहा हूँ, तभी आप क्लास में रहोगे। यानी इस माध्यम से मैं एक्टिव हूँ। और एक शिक्षक जब एक्टिव रहेगा तो बच्चे की भी क्रियाशीलता को वो विकसित कर देगा ना, यानी आपको भी मैं क्रियाशील कर दूंगा। अर्थात भाषा शिक्षक को क्या होना चाहिए? क्रियाशील होना चाहिए। जब तक ये एक्टिव नहीं होगा, एक शिक्षक एक्टिव नहीं होंगे, बच्चे कभी सक्रिय हो ही नहीं सकते। बच्चे को क्रियाशील करने के लिए निश्चित तौर पर आपको क्रियाशील होना होगा। अर्थात भाषा शिक्षण का सिद्धांत है कि शिक्षक एक्टिव होकर के शिक्षण करे। इसके बाद कहता है बाल केंद्रता का सिद्धांत, यानी बाल केंद्रता से तात्पर्य है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली को आप देख लो। ये वर्तमान शिक्षा प्रणाली पूर्णतया बाल केंद्रित है। अब यहाँ से भी प्रश्न आपको सीटेट में पूछ सकता है। सीटेट में यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि वर्तमान शिक्षा पद्धति किस प्रकार की है। 4 ऑप्शन दे दिया, एक जवाब करेक्ट होगा बाल केंद्रित। कि अभी एक शिक्षक जब शिक्षण का कार्य संपादित करता है तो केंद्र बिंदु में किसे रखता है? बालक को रखता है, बच्चों को रखता है। अर्थात एक भाषा शिक्षक जब शिक्षण करने जाएगा तो सिद्धांत के तौर पर बाल केंद्रता को ध्यान में रखना होगा। किस लिए? इसलिए बाल केंद्रता को ध्यान में रखना होगा कि जब भाषा शिक्षक शिक्षण करने के लिए वर्ग कक्ष में जाएगा तो दीवार को नहीं पढ़ाएगा, ब्लैक बोर्ड को नहीं पढ़ाएगा, वर्ग कक्ष में बैठा हुआ लगा हुआ कुर्सी टेबल को नहीं पढ़ाएगा, अपितु उसे ज्ञान देगा जो उस वर्ग कक्ष में बच्चे बैठे हुए हैं। तब जब बच्चे बैठे हुए हैं तो हम बच्चे की मनोवृत्ति को ध्यान में रखेंगे ना, कि बालक क्या चाहता है। बाल केंद्रित शिक्षा कहता है कि आप ये समझने का प्रयास करो कि बच्चे क्या चाहते हैं, यानी आप ऐसा नहीं करना कि आप क्या चाहते हो। एक शिक्षक को कभी ये प्रयास नहीं करनी चाहिए कि वो जैसा चाहे वैसे बच्चों को पढ़ाए, अपितु एक शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कैसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हम उसी रूप में उसे सिखाएं। यानी बालक को आप तरजीह दो। पहले के स्वरूप को आप देखिएगा, वर्तमान समय प्राचीन समय का स्वरूप, तो शिक्षा की देखिए 3 प्रणालियां हैं। एक को कहते हैं राजतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली, राजतंत्रात्मक, दूसरे को कहते हैं बाल केंद्रित और तीसरे को कहते हैं हस्तक्षेप रहित। तीसरा है हस्तक्षेप रहित। अब इसमें समझिएगा कि राजतंत्रात्मक प्रणाली वो प्रणाली है जिसके माध्यम से वर्ग कक्ष में जाने के बाद एक शिक्षक स्वयं केंद्र में रहता है। यानी हम तोरा जेना मुनते होना पढ़ेबो नहीं पर भी तुरंत 100 डंटा मारबो मुर्गा बनेबो पढ़े पर। तो यानी शिक्षक क्या कर रहे हैं, हम जेना चाहबो तो ना पढ़ भी, अब पढ़िए तोरा पर तो बच्चा भी गिरगिराए रहे। पहले जमाना ज्ञान देखो कि राजा जेना चाहे रहे उन्हें बच्चा को गुरु ज्ञान दे रहथिन, 100 डंटा मारे पड़े, कांटा पर सुताबे पड़े, अग्नि पर चलाबे रहथिन, कारण वो चाहे रहथिन कि हम जेना पढ़ेबे तेना बच्चा सीखे। अर्थात शिक्षक की ये सोच बनी हुई थी कि हम जैसे पढ़ाएं बच्चा वैसे सीखे। लेकिन धीरे धीरे इसको तोड़ने का प्रयास किया गया। इस क्षेत्र में काम करने का जो अहम रोल आगे आया है उसमें देखिएगा कि
ये आते हैं रूसो, जो प्रकृतिवाद के जनक हैं, सबसे पहले रूसो। फ्रेडरिक फ्रावेल, जिसके बारे में आप जानते हो कि आज वर्तमान समय में किंडरगार्टन विद्यालय चलता है, किड्जी स्कूल चलता है, वो फ्रावेल ही है। उन्हीं की देन है कि उन्होंने कहा खेल विधि से ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसके अलावे आप देखिएगा मौर्य मॉन्टेसरी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जीजूभाई बधेका, महात्मा गांधी, ये सभी अनुसरण करते हैं कि बच्चे को केंद्र में रखिए। यानी अब यहां पर जब ज्ञान दिया जाएगा तो एक भाषा शिक्षक ज्ञान देने जाएगा तो पहले ये देखेगा कि बालक की मानसिक क्षमता कितनी है, बच्चा कितना समझ सकता है, हम उतना ही ज्ञान दें। ये नहीं कि हमें ये लगे कि हम यदि इस उम्र के हैं, हम अपने उम्र के हिसाब से बच्चे की मानसिकता को समझना शुरू कर दें तो बच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा। यानी हमें यह प्रयास करना होगा कि बालक क्या, अभी बच्चा यदि चाह रहा है कि उसके मानसिक क्षमता के अनुरूप वो सिर्फ अ से य तक सीखेगा तो हमें उसी आधार पर भाषा सिखानी चाहिए। ये नहीं कि अ सीखा नहीं और अनार हम सिखा दें। यानी हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम बच्चे की मनोवृत्ति को समझे, केंद्र में उसे माने और तब हम ज्ञान देने का प्रयास करें। अर्थात भाषा शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को प्रयास करनी चाहिए कि बच्चे को वो तरजीह दे और बाल केंद्रित शिक्षा का अनुसरण करे। अगला बिंदु आता है जो नेक्स्ट, उसे कहते हैं क्रम का सिद्धांत। यानी क्रम के सिद्धांत से तात्पर्य है कि भाषा के कुशलता को कैसे सिखाई जाए। यानी क्रम का सिद्धांत कहता है भाषा कुशलता को कैसे सिखाई जाए, तो एक सिस्टम से सिखाया जाए। अब सिस्टम से कैसे सिखाया जाएगा, तो श्रवण किया जाएगा, फिर वाचन किया जाएगा, फिर पठन किया जाएगा, फिर लेखन किया जाएगा। यानी एक शिक्षक जब भाषा शिक्षण करेगा तो सबसे पहले शिक्षक के रूप में शिक्षक वाचन करेगा। शिक्षक वाचन करेगा, सामने बैठा बालक क्या करेगा, क्रम के आधार पर बालक श्रवण करेगा। यानी शिक्षक क्या कर रहा है, शिक्षक क्रम के अनुसार शिक्षण के दौरान वाचन की क्रिया को करेगा, जबकि बालक क्रम के अनुसार सबसे पहले सुनने का काम करेगा। शिक्षक बोलता रहेगा, बच्चा उसको सुनता रहेगा। जैसे अभी मैं लेक्चर दे रहा हूं, व्याख्यान, आप सब क्या कर रहे हो, इसे सुन रहे हो। यानी ये क्या दिखाता है कि एक शिक्षक के द्वारा क्रम के अनुसार पहले वाचन क्रिया की जाती है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ सीटेट में सामान्य तौर पर भाषा शिक्षण अध्ययन के स्वरूप में कहा जाता है कि श्रवण, फिर उसको पढ़ना, यानी कि श्रवण के बाद वाचन, वाचन के बाद पठन, पठन के बाद लेखन। यानी ये चार आधार होता है। लेकिन इसी चीज में यदि पूछ देगा कि इस भाषा क्रम के आधार पर एक शिक्षक किन क्षेत्रों का अनुसरण सबसे पहले करता है, तो शिक्षक वाचन करता है। अब शिक्षक वाचन करेगा तो बालक श्रवण करेगा। तत्पश्चात जब शिक्षक श्रवण करेगा तो उस समय बालक वाचन करेगा। यानी ये क्रिया ऐसी है कि श्रवण के साथ शिक्षक अब सुनेगा, अब बच्चा बोलना शुरू करेगा। यानी जिन चीज़ों को बालक ने श्रवित किया है, सुना है, अब उसे बोलना शुरू करता है। तत्पश्चात शिक्षक क्या करता है, पठन करता है, और साथ साथ बालक भी पठन करेगा। यानी आप देखिएगा प्राथमिक कक्षा के बच्चों को क्या कहा जाता है कि बेटा हमें जेना जेना पढ़बै किताब का ओनाहिते तहूँ सब किताब खोल रही, आ हम जेना जेना पढ़बो तेना तेना तहूँ अंगुरी रख के पढ़ते रहिए। यानी शिक्षक क्या पढ़ेंगे, राम आम खाता है, बच्चा भी कहेगा राम आम खाता है। क्या क्रियाएं चल रही हैं, एक शिक्षण पठन कर रहा है, एक शिक्षक, बालक भी पठन कर रहा है। तत्पश्चात शिक्षक लेखन करता है, बालक भी यहाँ लेखन करता है। यानी शिक्षक क्या कहेंगे कि अभी पढ़ाई रही, अब हम जेना जेना बोर्ड पर लिखबै तहूँ ओनाहिते ओनाहिते लिखिए तो लिखनाइ विकसित होतो। यानी आधार क्या कहता है कि एक शिक्षक सर्वप्रथम वाचन करेगा वर्ग कक्ष में जाने के बाद एक से शिक्षण के दौरान, फिर श्रवण करेगा, फिर पठन करेगा, फिर लेखन करेगा। एक बालक के संदर्भ में क्या आता है कि बालक पहले श्रवण करेगा, श्रवण के बाद बालक वाचन करेगा, वाचन के बाद बालक पठन करेगा, पठन के बाद लेखन करेगा। अर्थात ये जो स्वरूप चल रहा है एक क्रम में चल रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है कि ये क्रम के विकास का सिद्धांत है। एक शिक्षक को प्रयास करना चाहिए कि वर्ग कक्ष में जब मौजूद हो भाषा शिक्षण के लिए तो क्रमबद्ध रूप से करे। ये नहीं कि भाषा शिक्षण के लिए पहले लेखन की क्रिया ही शुरू कर दे, या पहले ही बच्चे क्लास में गए और बच्चे से ही सुनना शुरू कर दिए। ये नहीं होना चाहिए। एक भाषा शिक्षक को चाहिए कि पहले वो कुछ वाचन करे जिसका बच्चा श्रवण करे। बच्चा जब सुनेगा तभी बालक उसका वाचन करेगा और शिक्षक उसे बेहतर ढंग से समझ पाएगा।
तत्पश्चात शिक्षक भी पढ़े, बच्चे को भी पढ़ने कहे, उसके बाद शिक्षक भी श्यामपट्ट पर लिखे, बच्चे को भी उसी रूप में उसे लिखने कहे। इसके बाद आता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत का बिंदु है। आप सब जानते हो कि दुनिया का प्रत्येक प्राणी व्यक्तिगत तौर पर भिन्न होता है। यह भिन्नता इंगित करता है कि दुनिया का कोई भी प्राणी एक जैसा नहीं है। जब मैं चाइल्ड साइकोलॉजी लेकर के आऊंगा तो आपको व्यक्तित्व भिन्नता पढ़ाऊंगा, वहां पर इसका मैं पूरा डिटेल करूंगा कि व्यक्तित्व भिन्नता क्या है। फिलहाल अभी मैं हिंदी शिक्षण लेकर आया हूं और पहले मैं हिंदी शिक्षण को समाप्त करूंगा। जैसे जैसे आप लोग की प्रतिक्रिया मुझे देखने को मिलेगी कि हिंदी शिक्षण में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तब मैं दावा करता हूं कि हिंदी शिक्षण से बेहतर मैं चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी मेरे लिए स्पेशल ब्रांच है कि मैं चाइल्ड साइकोलॉजी ही बेहतर हूँ। मेरी पकड़ सबसे बेहतर चाइल्ड साइकोलॉजी पर है। इसके लिए पहले मैं हिंदी शिक्षण से शुरुआत कर रहा हूँ। यहाँ से आपको क्लास बेहतर जब लगेगा तो फिर मैं रिटर्न हो करके एक क्लास यूट्यूब पर ही मैं आपके लिए चाइल्ड साइकोलॉजी को लेकर आऊँगा। वृद्धि और विकास से मैं शुरुआत करूँगा और अब्राहम मॉसले के पदानुक्रम सिद्धांत पर जाकर के आपके CDP को मैं समाप्त कर दूंगा, यानी आपके सीटेट के फूल स्वरूप को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन पहले हमारा हिंदी शिक्षण चलेगा। हिंदी शिक्षण की सफलता के बाद मैं आपके लिए CDP पर लेकर जाऊंगा और CDP इससे आपको बेहतर मजा आएगा जब मेरे द्वारा आप CDP को पढ़ोगे। तो अभी मैं व्यक्तिगत भिन्नता पर हूं कि व्यक्तित्व भिन्नता यानी दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है। आप सब जानते होंगे कि चार्ल्स डार्विन है इंग्लैंड के जीववादी वैज्ञानिक। इनका ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज एक सिद्धांत आया है, जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत। इसी चार्ल्स डार्विन के एक चचेरे भाई हैं फ्रांसिस गॉल्टन। फ्रांसिस गॉल्टन एक ऐसे विद्वान हैं जिसने व्यक्तित्व भिन्नता पर सबसे पहला कार्य किया था। व्यक्तित्व भिन्नता पर सबसे पहले अध्ययन उन्होंने 1869 ईस्वी में किया था, फ्रांसिस गॉल्टन। ये व्यक्तित्व भिन्नता इंगित करता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं है, यानी यूं कहिए कि एक ही माता पिता के दो संतान भी एक जैसे नहीं हैं। तो अब ये स्थिति बन रही है कि जब भाषा शिक्षक वर्गकक्ष में जाएगा तो उसके वर्गकक्ष में मान लिया जाए कि 30 बच्चे मौजूद हैं। अब ये जब एक माता पिता के दो संतान एक जैसे नहीं हैं तो भिन्न भिन्न परिवेश से आए हुए 30 बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते हैं। यानी दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अनुपम है, अद्वितीय है। तो ये 30 बच्चा भी अपने आप में अनुपम है। इस 30 के पास अपनी अलग विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर शिक्षक क्या करेगा, तो भाषा शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को जब भाषा का ज्ञान दे, भाषा के संदर्भ में बिंदु विशेष को समझाए, तो हमेशा वो ये प्रयास करे कि हम इस 30 बच्चों के व्यक्तित्व की भिन्नता को समझें कि आखिर व्यक्तिगत तौर पर ये किन किन रूपों में भिन्न है और उसी के अनुसार हमें ज्ञान देना चाहिए। हो सकता है कि कोई बालक बेहतर ढंग से अपने भावों को प्रस्तुत कर देता हो, कोई बालक ABCD भी नहीं समझता हो। तो जो जैसी मनोवृत्ति की हो उसके अनुरूप ही हमें ज्ञान देना चाहिए, अर्थात व्यक्तित्व भिन्नता का हमें ख्याल रखते हुए बच्चों को ज्ञान कराना चाहिए। इसके बाद आता है कि अभ्यास का सिद्धांत, यानी भाषा शिक्षक को ये चाहिए कि जब वो व्यक्तित्व भिन्नता का ख्याल रख ले, अब ज्ञान को संचारित कर रहा हो, तो अभ्यास के सिद्धांत को भी स्थान दे। अभ्यास से तात्पर्य होता है कि भाषा सीखने के दौरान बच्चों से अभ्यास करवाना। अब देखिए, तो यार जब शुरू में पढ़े हो ना, हमें भी जैसा याद है कि मैं भी जब शुरुआती समय में पढ़ता था प्राथमिक विद्यालयों में, तो उस समय में विद्यालय में मॉन्टेसरी प्रणाली के तहत मैम लोग पढ़ाती थी, मैडम अभी मैम पढ़ाती हैं, उसमें मैडम लोग पढ़ाती थी। तो जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो प्रत्येक दिन किया क्या जाता था कि क्लास में बैठते नहीं थे कि मैडम आ जाती थी और कहती थी कि हेरे छोरा सब, मैंने हेरे बउआ सब, हेरे नुनू सब, चल कॉपी सब निकाल, अगाम किताब छो किताब निकाल, लिखना ही शुरू कर। लिखना, ये लिखना क्यों लिखवाया जाता था? लिखना से तात्पर्य है कि पाठ्य पुस्तक का 1-2 पैराग्राफ आप अपनी कॉपी पर लिखो। लिखना इसीलिए लिखवाया जाता था ताकि भाषा में सुदृढ़ता आए, आपके उच्चारण संबंधी जो दोष हैं वो समाप्त हो जाए। लेकिन ये समाप्त कब होगा? जब इस पर अभ्यास किया जाए, बार बार लिखा जाए, तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर की जो कमियां हैं वो कमियां दूर हो जाएंगी।
यानी कि भाषा संबंधी जो त्रुटियां रही हैं वो अभ्यास करने के बाद निश्चित तौर पर समाप्त हो जाएंगे। यानी लिखना या उच्चारण का अभ्यास कराना, कि शब्द दे दिए हैं कुछ कि आप इसे तैयार कर लो और इसके संबंध में आप उच्चारण प्रस्तुत करना, यानी उसके माध्यम से अभ्यास द्वारा बच्चे के भाषा को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। अब आता है अगला बिंदु, समन्वय का सिद्धांत। अब समन्वय का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि एक भाषा शिक्षक जब भाषा का शिक्षण करने के लिए वर्ग कक्ष में जाए तो उसका ये प्रयास होना चाहिए कि बालक सुगमता से कैसे सीखे। अब देखिए, एक बच्चा सरलता से तभी सीख सकता है जब भाषा और शब्दावली का जो प्रस्तुतिकरण हो रहा है भाषा के माध्यम से वो उसके परिवेश से जुड़ा हुआ हो। यानी यहाँ कहता है कि बच्चे के विद्यालयी भाषा को उसके बाह्य जीवन से जोड़ दो। अब बाह्य जीवन से आप जोड़ दोगे तो निश्चित तौर पर ज्ञान प्राप्त करना और भाषा का प्रस्तुतिकरण करना सरल हो जाएगा। अब जैसे देखिए कि मैं अभी आपको कह दूं कि आप सब सुबह सुबह सभी बड़े को नमस्कार किया कीजिए। अब आपका यहाँ पर समझ नहीं है, आप में समझ नहीं है, यानी छोटा बच्चा है क्लास में, वो कहेगा कि सर ये नमस्कार क्या होता है। अब यही है समन्वय स्थापित करना कि नमस्कार यानी बड़ों का सम्मान करना, प्रणाम करना, आदर करना, उनका अभिनंदन करना, यही नमस्कार है जो सुबह सुबह आप पांव छूते हो बड़ों का। अर्थात बच्चे कैसे नमस्कार को समझे? तो जब बाह्य जीवन वाली भाषाओं को हमने जोड़ दिया। अर्थात एक भाषा शिक्षक को चाहिए कि जब भाषा सिखाने के लिए वर्ग कक्ष में प्रस्तुत होता है तो वैसी शब्दावली का वो प्रस्तुतिकरण करे जिसके माध्यम से बालक के भाषा स्वरूप बाह्य जीवन से जुड़ जाए और बेहतर ढंग से भाषा का विकास हो जाए। अर्थात एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? समन्वय के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। तत्पश्चात आता है कि परिपक्वता का सिद्धांत। अब परिपक्वता से तात्पर्य है कि देखिए, इसको खास करके प्राथमिक कक्षा में ज़्यादा बेहतर ढंग से आप जोड़ सकते हैं कि परिपक्वता से तात्पर्य है उसके स्वरूप को विकसित करना। अब स्वरूप कैसे विकसित होगा? तब देखिए, वर्ग कक्ष में जब बच्चे आते हैं प्राथमिक कक्षा के तो उनमें तूतलापन होता है, बेहतर ढंग से शब्द बोल नहीं पाते हैं, उनमें हिचक होती है, कभी रुक रुक के हकलाते हैं। अब शिक्षक को क्या चाहिए कि इसमें इसी दोष को सुदृढ़ कर दे। यानी एक भाषा शिक्षक वो बच्चों के सामने ऐसे अभ्यास का अवसर प्रदान कर दे कि उसके वाक्य तंतु परिपक्व हो जाए। अब जैसे देखिए, आप बोलते थे आम तैबे, आम तैबे, यानी हिंदी स्वरूप क्या है? आम खाएंगे। अब बोलते हैं आम तैबे। अब शिक्षक बार बार इस चीज को ऐसे समन्वित कराएगा कि आपकी जीभ, आपकी तालू, आपके ओष्ठ, आपके दांत आपस में ऐसे समन्वित होने लगे कि उन शब्दों का उच्चारण व्यवस्थित तौर पर होने लगे कि आम तैबे ने आम खाएंगे। अर्थात ये भाषा शिक्षक क्या करता है? तो परिपक्व करता है आपके अंगों को, वाक्य तंत्रों को, ताकि व्यवस्थित तौर पर आप शब्दों का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। यानी एक भाषा शिक्षक को ये समझ करके ज्ञान देना चाहिए और भाषा का शिक्षण करना चाहिए कि हमें बच्चों के वाक्य तंत्रों को भी परिपक्व करना है। जब तक परिपक्वता नहीं लाई जाएगी तब तक व्यवस्थित शब्दों का प्रस्तुतिकरण नहीं हो पाएगा। इसके बाद आता है भाषा अर्जन का सिद्धांत, यानी भाषा अर्जन। इसको लीजिएगा, चौमस्की का सिद्धांत, और कल आपने पढ़ा है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो भाषा अर्जन का सिद्धांत क्या कहता है कि चौमस्की महोदय कहते हैं कि अनायास ही सीख लेनी चाहिए। यानी बालक में भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात रहती है। अर्थात ये कौन कहते हैं? तो चौमस्की कहते हैं। अब चौमस्की महोदय का ये मानना है कि जब एक बालक में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात है, वो अनायास ही अर्जित कर लेता है, तो क्यों ना एक भाषा शिक्षक इसी का सहारा ले ले। यानी बालक को ऐसा ही परिवेश ही दे दे कि भाषा सिखानी नहीं पड़े, स्वतः ही वो भाषा अर्जित करना शुरू कर दे। यानी वो माहौल कैसे देंगे? घर जैसा माहौल देंगे एक शिक्षक। बच्चों की रुचि का ख्याल रखेंगे और उसी के आधार पर आदर्शवादी शिक्षा का प्रस्तुतिकरण कर देंगे। अब बालक यहाँ जब ज्ञान प्राप्त करेगा तो निश्चित तौर पर उसका एम क्या बन जाएगा?
कि हमें भाषा ज्ञान प्राप्त करना है तो निश्चित तौर पर शिक्षक के द्वारा बताए गए सिद्धांतों के अनुरूप चलना होगा। तो बालक अब यहाँ माहौल प्राप्त कर लिया है, घर वाला ही उसकी इच्छा के अनुरूप ही चल रहा है, तब भाषा सीखना नहीं पड़ेगा उसे, वो भाषा को अर्जित कर लेगा। अर्थात एक शिक्षक को चाहिए कि विद्यालय में घर जैसा ऐसा परिवेश प्रस्तुत कर दे कि भाषा सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़े, बालक अनायास ही उन शब्दों को सीखता चला जाए, अर्थात भाषा को अर्जित कर ले। और एक और अहम बिंदु आता है मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत। मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत अर्थात ये जो भाषा का स्वरूप है, ये जो सिद्धांत है, ये कहता है कि बालक सबसे सहजता से तभी सीख सकता है जिस भाषा का सीधा संबंध माँ से हो जाए। यानी बालक को आप बेहतर ढंग से ज्ञान कराना चाहते हो, भाषाई विकास आप व्यवस्थित करना चाहते हो, तो आपका प्रयास होना चाहिए कि एक शिक्षक के तौर पर आप बच्चों में भाषा के स्वरूप में ऐसे स्वरूप को विकसित कर दो कि बालक सहजता से उस भाषा को प्राप्त कर ले। अब ये सहजता से कैसे करेगा? तो भाषा में मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत कहता है कि बालक तभी सहजता से प्राप्त करेगा जब एक शिक्षक शिक्षण के दौरान मातृभाषा का प्रस्तुतिकरण करेगा। अब इसी चीज को ख्याल में रखते हुए देखिएगा कि क्षेत्र विशेष में शिक्षक की नियुक्ति में भी ये वरीयता दी जाती है कि लोकल शिक्षक को आप नियुक्त करो, क्योंकि लोकल जो शिक्षक होंगे वही मूल रूप से बालक की मनोवृत्ति को भी समझेंगे, उसके भाषाई आधार को भी समझेंगे और बालक को बाह्य जीवन से जोड़ने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि वो उनकी संस्कृति से, उसकी हवाओं से वो रूबरू होंगे। अर्थात एक भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो मातृभाषा का प्रस्तुतिकरण अधिक से अधिक करनी चाहिए। यानी देखो, हम तोरा पढ़ाई रहिए हैं, तोरा अपन भाषा में जे भाषा से तोय संबंध रख रहा उहे भाषा में दी हम तोरा बोलिए, तोरा सामने प्रस्तुतिकरण करिए, तोरा बड़ा नीक लगते। यानी हमरा की चाहिए कि हम तोरा बिना पहुँचलिए हैं तो तोहर हाव भाव से ज़्यादा जुड़े के लिए, तोरा अपना पास ज़्यादा कनेक्ट करे के लिए हम लोकल भाषा का प्रयोग करिए, किया कि ई भाषा हमरा तोरा ज़्यादा जोड़ते। तो देखियो, कभी गाँव से बाहर जाइयो, शहर में अगर जो कोई तोहर भाषा में बोले वाला मिल जाए, तो जना हम अंगिका बोले छिए तो नहीं अंगिका बोले वाला कोई मिल जाए तो हमरा की लगते, ऐसा लगे जना हमरा कोई अपन मिल गए, बड़ा मोन लगे कि हाँ एजा बेगाना अनजान जगह पर कोई अपन जानल पहचानल है, अब मजा आते। यही चीज हो बच्चा के भी साथ कि बच्चा के जब ज्ञान देले एक शिक्षक जाए छथिन और हिंदी या अंग्रेजी में बात करे छथिन तो बच्चा सहज महसूस नहीं करे छे। यानी बालक में सहजता नहीं आ पाती है, और जब सहजता नहीं होगी तो भाषा सीखना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर जो हम गांव घर के भाषा में, वो जे भाषा में बात करे छे वही भाषा में बात करते हुए खिलाए के ओकरा सिखाई दिए, देखो आसानी से बच्चा तुरंत भाषा सीख जेते। यानी भाषा शिक्षक को शिक्षण के दौरान भाषा अर्जन के साथ साथ मातृभाषा के प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत को भी फॉलो करना चाहिए। यानी इसको यदि वो फॉलो करेगा तो निश्चित तौर पर बच्चों को ज्ञान देना सहज हो जाएगा, और यदि इसका अनुसरण नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर सहजता से बच्चों को ज्ञान नहीं दे पाएगा। इसके अलावा एक और सिद्धांत आता है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत कहता है कि एक भाषा शिक्षक जब शिक्षण करने के लिए वर्गकक्ष में जाएगा तो उस दौरान भाषा सिखाने के लिए विभिन्न सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो कैसा प्रकरण है, किस प्रकार की भाषाओं को सिखाना है, उस तरह के उपकरण को वर्गकक्ष में ले जानी चाहिए। यानी जैसे देखिए कि लैंग्वेज लैब में बच्चों को लेके चले जाना, या ऑडियो क्लिप्स दिखाना, ऑडियो क्लिप्स सुनाना, ताकि बच्चे बेहतर ढंग से समझ सके। या हो सकता है कि ऑडियो के साथ साथ वीडियो भी प्रस्तुत करवा देना, ताकि बालक उसकी तरफ आकर्षित भी हो जाए, रुचि भी दिखाए और उसके माध्यम से ज्ञान भी व्यवस्थित तौर पर प्राप्त कर ले। यानी भाषा शिक्षक को चयन के सिद्धांत का फॉलो करना चाहिए कि हमें बच्चों को भाषा सिखाने के लिए किन विधियों, किन सामग्रियों का चयन करना है। यदि ये व्यवस्थित तौर पर हो गया तो एक भाषा शिक्षक निश्चित तौर पर व्यवस्थित तौर पे बच्चों को ज्ञान देने में सफल हो जाएगा। तो ये हमारा जो टॉपिक था, ये था हिंदी शिक्षण का भाषा शिक्षण के सिद्धांत, और इस बिंदु को हमने समाप्त कर दिया है। और आप सब इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए बार बार इस लेक्चर को आप सुनना, बार बार आप इसको पॉज करना, बैक करना, फिर आगे करना, और इसे 2-3 बार आप सुनना।
निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि आप यदि 2-3 बार इसे सुन लोगे तो इसे बेहतर ढंग से समझ जाओगे। और नोटबुक आप अपने आप पास रख लेना, जो बिंदु विशेष मैं बताता हूं उसे आप हूबहू लिख लिया करना, ताकि बाद में और बेहतर ढंग से उसका लिखित रूप भी आप देख सको। इसलिए आप इस पर फोकस करना। और आप यदि चाहते हैं कि बेहतर ढंग से सीटेट की हमारी तैयारी हो जाए और जल्दी से पहली बार में हमारा सीटेट निकल जाए, तो निश्चित तौर पर हमारे वीडियो पर फोकस आप करना, मेरे क्लास को भी आप ज्वाइन रखना। और निश्चित तौर पर अधिक से अधिक बच्चे सफल हों, और ख़ास करके अपने राज्य बिहार के बच्चे ये सफलता की ऊंचाइयों को छुए, तो निश्चित तौर पर हमारा प्रयास यही है कि हमारे वीडियो को आप सब अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चों के पास पहुंचे, सभी बच्चे निःशुल्क इसका फ़ायदा ले सकें, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के पे आपको नहीं करने पड़ते हैं। ये वीडियो सभी के पास जाएंगे तो अधिक से अधिक बच्चे इससे ज्ञान प्राप्त करेंगे। और निश्चित तौर पर मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता हो, मेरा क्लास यदि आपको अच्छा लगे, आप इस उदाहरणों के माध्यम से आप समझ पाते हो, तो कमेंट निश्चित तौर पर नीचे किया करें कि कमेंट बॉक्स में कि ये क्लास आपको कैसा लगा। और जिन बच्चों ने पहले वाली क्लास को नहीं देखा होगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में पहले वाली क्लास का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उस क्लास को भी देख सकते हो जिसमें भाषा अधिगम और अर्जन की बात मैंने की है। तो मेरे क्लास को आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट ही हमें मोटिवेट करेगा कि आपको क्लास मेरा कैसा लग रहा है। उसी के अनुरूप मैं इस क्लास को आगे बढ़ाने का काम करूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट डे हमारा जो क्लास होगा वो होगा भाषा के कार्य, इसके विकास में बोलने व सुनने की भूमिका, यानी भाषा के क्या कार्य हैं और भाषा के विकास में बोलने की क्या भूमिका है, और भाषा किस रूपों में विकसित हो रही है, सुनने के तौर पर और बोलने के रूप में। इन चीज़ों को मैं कल के क्लास में लेकर आऊँगा, यानी नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो इसी संदर्भ में होगा। तब तक के लिए आज भर के लिए आप इतना ही रहने दें, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। यदि आपका कमेंट बेहतर आता है, लाइक्स मिलते हैं, तो मैं मोटिवेट होता हूं, तो निश्चित तौर पर मैं प्रयास करूंगा कि अगली कड़ी में फिर मैं आधे से 1 घंटे का एक और वीडियो डालूं। तब तक के लिए हम इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं और फिर अगली कड़ी में हम अगली क्लास को लेकर के आएंगे। थैंक यू।